हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। हाँ भाई, कैसे हो सारे के सारे। लास्ट टाइम जब हमने बात की थी, हमने लाइट चैप्टर के बारे में बात की थी हमारे प्रीवियस लेक्चर में। उसमें हमने क्या बात की थी सबसे पहली बात तो हमने की थी कि लाइट है क्या। उसके बाद हमने लाइट के कुछ फिनोमिनाज के बारे में बात की थी। ये 4 फिनोमिना के बारे में हमने जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें भी हम रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी कर रहे थे, isn't it? रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी में हमने किया था द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग टू अ शाइनिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में की थी। फिर हमने बात की थी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, और ये 2 लॉज हमने कर लिए थे। फिर हमने बात की थी मिरर्स के बारे में। मिरर्स मेरे बेसिकली 2 टाइप के थे, एक था मेरा प्लेन मिरर और एक था मेरा क्या, कर्व्ड या स्फेरिकल मिरर, isn't it? फिर हमने कर्व्ड या स्फेरिकल मिरर के भी फर्दर 2 पार्ट्स थे, एक था मेरा कॉनकेव मिरर और एक था मेरा कॉन्वेक्स मिरर। नाउ हमने फिर किया था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इसके हमने 6 केस किए थे, और 2 केस हमने किए थे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। फिर हमने इनका एक ट्रिक सीखी थी। हमने ट्रिक सीखी थी कि इमेज फॉर्मेशन के 6 रूल्स को ध्यान कैसे रखें। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक था उस दिन का ये चीज, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इसके हमने 3 यूज किए थे, और यहां से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा थे, चाहे बात 10th लाइट की हो या फिर बात 12th रे ऑप्टिक्स की हो। ये दोनों के दोनों क्लासेस में यहां से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा थे, isn't it? फिर हमने बात की थी, आज हम बात करेंगे रूल्स फॉर साइन कन्वेंशन। आज हम बेसिकली रिफ्लेक्शन का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, इस न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। आई बात समझ। न्यूमेरिकल पोर्शन का क्या बात थी कि इसमें बच्चों को जो मेन दिक्कत आती है कि सर हमें यही पता नहीं चलता कि मैं फोकल लेंथ को कब नेगेटिव लूं, फोकल लेंथ को मैं कब पॉजिटिव लूं, फोकल लेंथ को कब पॉजिटिव लूं कब नेगेटिव लूं, या मेरी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, या वाइसा वर्सा। हमें मिरर फॉर्मूला सबको पता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस प्लस 1/u। ये मिरर फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है, बट सर इशू ये आता है हमें यही नहीं पता चलता कि कब मैं इमेज के डिस्टेंस को नेगेटिव लूं, कब मैं इमेज के डिस्टेंस को पॉजिटिव लूं, कब उसे मैं फोकल लेंथ को नेगेटिव फोकल लेंथ को पॉजिटिव। मेन इशू यही रहेगा। हम वैल्यूज ठीक पुट कर देंगे, बट हमें जो इशू रहेगा कि सर हमें साइन कन्वेंशन नहीं पता चलते कि कब मैं उस चीज को नेगेटिव लूं कब मैं उस चीज को पॉजिटिव लूं। 12th में भी सेम इशू है, 10th में भी सेम इशू है। तो उसमें उस दिक्कत को खत्म करने के लिए एक टॉपिक है जिसका नाम है साइन कन्वेंशंस, कि मैं अपनी चीजों के साइन पॉजिटिव कब रखूंगा और मैं उन्हीं चीजों के साइन नेगेटिव कब रखूंगा। तो सबसे पहले मेरा जो साइन कन्वेंशन है वो था द पोल ऑफ अ मिरर और द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस इज टेकन एज ओरिजिन फॉर द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कुछ नहीं याद रखना इसमें, मैंने ये कुछ भी एक चीज मान ली, ये चीज मेरी लेंस भी हो सकती है, ये चीज मेरी मिरर भी हो सकती है, डजंट इवन मैटर। इसलिए मैं इसे कोई भी कर्व शेप ना दे करके बस एक स्ट्रेट लाइन रख लेता हूं, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये चीज कुछ भी हो सकती है, ये लेंस भी हो सकता है, ये मिरर भी हो सकता है, ये कॉनकेव मिरर भी कॉन्वेक्स मिरर भी। यानी कि ये जो साइन कन्वेंशन है ये मेरी लेंस के लिए भी है और यही साइन कन्वेंशन मेरी मिरर के लिए भी है, isn't it? तो सबसे पहली जो साइन कन्वेंशन होगी वो उसमें क्या बोलेगा, ये है असल में मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये मेरे लेंस भी हो सकता है और ये मेरा मिरर भी हो सकता है, कुछ भी ये चीज हो सकती है।
अब जो ये लेंस या मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा, इस पॉइंट का नाम होगा पोल मिरर के केस में, और ऑप्टिकल सेंटर लेंस के केस में। ठीक है, वो पॉइंट जो मिरर या लेंस जब प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करेगा, उस पॉइंट का नाम होगा पोल मिरर के केस में, और मेरा जो ऑप्टिकल सेंटर है वो लेंस के केस में। सबसे पहला रूल क्या है, अगर कोई भी डिस्टेंस देखने के लिए मुझे पोल से, या सबसे पहला रूल क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, या इसे अलग पेज पे लिखेंगे, इसे सिर्फ यहां छोड़ते हैं। सबसे पहला साइन कन्वेंशन क्या है, ऑब्जेक्ट will always placed at left side of mirror slash lens। कि मैं जिस साइड ऑब्जेक्ट रखूंगा वो साइड मेरी लेफ्ट साइड हो जाएगी। लाइक इस वाले केस में मुझे ये नहीं पता चल रहा कि सर लेफ्ट साइड कौन सी है, आपकी लेफ्ट साइड या मेरी सर लेफ्ट साइड ये है। अगर मैं यहां खड़ा हूं तो सर मेरी लेफ्ट साइड ये है, अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मेरी लेफ्ट साइड ये है। एक केस में लेफ्ट साइड ये थी, एक केस में लेफ्ट साइड ये है। मैं कौन सी लेफ्ट साइड लूं, मैं खुद को ऐसे इमेजिन करूं या मैं खुद को ऐसे इमेजिन करूं, मुझे यही बात समझ नहीं आ रही। तो उसके लिए एक सीधी सादी कन्वेंशन क्या होगी कि जहां पे मेरा ऑब्जेक्ट है, जहां पे भी मेरा ऑब्जेक्ट होगा वही साइड मेरी लेफ्ट साइड हो जाएगी। तो मान लो अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा तो ये होगी लेफ्ट साइड, ये हो जाएगी राइट साइड। तो सबसे पहला साइन कन्वेंशन क्या, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड होगा। क्लियर, गुड। अब हम बात करेंगे सेकंड की। सेकंड जो मेरी साइन कन्वेंशन होगी वो क्या होगी, ऑल द distances are measured from pole। क्या भाई जितने भी मेरे डिस्टेंस होंगे, मुझे लेट से अपने ऑब्जेक्ट की इमेज वो माननी है। मान लो मैंने बोला कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पोल से 20 सेंटीमीटर पे रखा है। ठीक है, तो ये जो 20 सेंटीमीटर है, ये मैंने बोल दिया कि इसकी जो ये इमेज है, इसकी इमेज पोल से 60 सेंटीमीटर पे है। इसकी जो ये इमेज है ये पोल से 60 सेंटीमीटर पे है। तो जितने भी डिस्टेंस होंगे मेरे, सारे के सारे डिस्टेंस में पोल से मेजर करूंगा। चाहे मुझे फोकल लेंथ देखनी है, मुझे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखना है, मुझे इमेज का डिस्टेंस देखना है, सारे के सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होंगे, वो सारे के सारे डिस्टेंस मेजर होंगे इस पॉइंट से, या जिसे मैं बोल दूं कि सारे के सारे डिस्टेंस मेजर होंगे पोल से। आई बात समझ। थर्ड साइन कन्वेंशन क्या बोलेगा, any distance present या any distance measured left side of lens या mirror is टेकन एज नेगेटिव। यानी कि जितने भी डिस्टेंस होंगे जो पोल से लेफ्ट साइड हैं, सारे के सारे डिस्टेंस को मैं नेगेटिव मानूंगा। यानी कि अगर मैंने बोला था कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, अब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड होगा, इजंट इट। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंस कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे।
तो यानी कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है कितना आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की कहानी क्लियर हुई। ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही नेगेटिव होगा, यू विल ऑलवेज बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव। आई बात समझ, यू को हमेशा नेगेटिव ही कंसीडर करना है। क्लियर? चलो अगला साइन कन्वेंशन क्या होगा, फोर्थ साइन कन्वेंशन क्या है, एनी डिस्टेंस टू द राइट ऑफ पोल will be considered as positive। यानी कि पोल से जितने भी डिस्टेंस राइट साइड में होंगे, ये देखो ऑब्जेक्ट था लेफ्ट साइड में, इमेज है मेरी राइट साइड में, तो राइट साइड में जितने भी डिस्टेंस होंगे सारे के सारे डिस्टेंस को मैं क्या कंसीडर करूंगा, मैं उन्हें पॉजिटिव डिस्टेंस कंसीडर करूंगा, मैं उन्हें पॉजिटिव डिस्टेंस कंसीडर करूंगा। तो यानी कि इमेज अगर 60 सेंटीमीटर पे है टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द मिरर, या टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द लेंस, तो ये क्या हो जाएगी, इस चीज को मैं पॉजिटिव लूंगा, यानी कि v मेरा क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। आई बात समझ? अगर लेफ्ट साइड है तो पॉजिटिव, सॉरी लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव, राइट साइड है तो पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड होगा, यानी कि u विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव। इमेज अगर मेरी राइट साइड है तो सारे के सारे डिस्टेंस कैसे हो जाएंगे, अगर इमेज राइट साइड है तो इमेज पॉजिटिव, इमेज b अगर लेफ्ट साइड है तो उसकी इमेज b नेगेटिव। आई बात समझ? अगर लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। क्लियर? क्या चलो ठीक है सर, ये बात तो हमें क्लियर हो गई, हमने ये बात तो आपकी मान ली। क्या चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट भी हमारा क्लियर हो गया, हमारी इमेज भी क्लियर हो गई, फोकल लेंथ की कहानी तो अब भी बरकरार है। फोकल लेंथ के लिए हमें वो घटिया से रूल्स याद रखने पड़ते हैं कि कॉनकेव के पहले 5 केस के लिए एफ नेगेटिव है, 6th के लिए ये है, 7th के लिए वो है, कॉन्वेक्स की ये कहानी है, कॉनकेव की वो कहानियां हैं, लेंस में आके वही कहानियां रिवर्स हो गई। इट्स वेरी हेक्टिक। तो एक काम करो, मैंने बोला एक सिंपल सा रूल याद रखो, जिस डायरेक्शन में अगर मेरी जो इमेज है वो लेफ्ट साइड है तो मेरी फोकल लेंथ भी लेफ्ट साइड कंसीडर होगी, और अगर मेरी जो इमेज है, अगर मेरी इमेज राइट साइड है तो मेरी फोकल लेंथ भी राइट साइड कंसीडर होगी। आई बात समझ? यानी कि इफ इमेज इज एट राइट साइड, so focal length will also be in right side, isn't it? यानी कि अब याद करो कॉनकेव की कहानियां, या उसे बाद में करेंगे। अब मेरा 6th केस क्या बोलेगा, ये मेरा 6th साइन कन्वेंशन क्या है। अब ठीक है सर, हमने पोल की डिस्टेंस की सारी बातें कर ली, लेफ्ट साइड तो नेगेटिव, राइट साइड तो पॉजिटिव, जिस साइड में तो उसी साइड फोकल लेंथ, बात क्लियर। अब सर हमें हाइट का चक्कर बताओ, हाइट भी कभी नेगेटिव आ रही है कभी पॉजिटिव आ रही है, ये क्या चक्कर है। मेरी बात सुनो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी हाइट है सारी की सारी हाइट को पॉजिटिव लो, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितनी भी हाइट है सारी की सारी हाइट को नेगेटिव लो। यानी कि अगर ये मेरी 5 सेंटीमीटर है और ये मेरी लेट से 7 सेंटीमीटर है, जो मेरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो मेरी हाइट आ जाएगी +5 सेंटीमीटर। और मेरी जो ये हाइट है, अगर सर ये मेरी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसे मैं नेगेटिव कंसीडर करूंगा। आई कहानी समझ, ये बात आई समझ। यानी कि
एनी डिस्टेंस या एनी हाइट above principal axis, above principal axis will be considered as any height above the principal axis will be considered as positive. वही चीज अगर बिलो हो जाए, नीचे हो जाए, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, नेगेटिव। आई बात समझ? पक्का? अभी देखो, अगर मैं एक बेसिक सी अब बात करूं, सर पहले हमने बोला कि सारे के सारे डिस्टेंस मेजर करूंगा मैं पोल से, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या बोला कि सर ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड होगा, ये है मेरा सेकंड रूल। थर्ड रूल क्या बोला, सारे के सारे डिस्टेंस जो लेफ्ट साइड होंगे वो नेगेटिव होंगे, और सारे के सारे डिस्टेंस जो राइट साइड होंगे वो पॉजिटिव होंगे। फिर हमने बोला प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की सारी हाइट पॉजिटिव होंगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की सारी हाइट क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। इतनी सी है साइन कन्वेंशन। यही फर्क है 0 नंबर में और 3 नंबर में। 3 नंबर का जो न्यूमेरिकल आएगा वो गलत हमेशा इसकी वजह से होगा। इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, साइन कन्वेंशन विद प्रैक्टिस क्लियर होंगे। मैंने यहां बोल दिया, मे भी इतने क्लियर नहीं होंगे, पर जब हम उसके रिपीटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो मुझे 6 के 6 कॉनकेव के डायग्राम और जो 2 के 2 मेरे कॉन्वेक्स मिरर के डायग्राम्स हैं, मैं उन्हें जितना माइंड में रख के क्वेश्चंस करूंगा, मेरे सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी। आई बात समझ? तो साइन कन्वेंशन में किसी को डाउट? अगर फिर भी किसी को टेबल याद करनी हो तो क्या करना, बात करेंगे कॉनकेव मिरर की। यू तो हमेशा नेगेटिव, वी जो है वो इनिशियल 5 केस में कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड थी, यानी कि लेफ्ट साइड थी। अगर लेफ्ट साइड थी तो वी कैसी थी, नेगेटिव। एफ कैसा है, नेगेटिव इनिशियल के 5 केस में। फाइनल के 5 केस में मेरा जो वी था वो पॉजिटिव हो जाएगा, किसके लिए, 6th केस के लिए। Isn't it? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ही पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज पहले 5 केस में नेगेटिव होगी, और इनिशियल के जो 6th केस होगा उसके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। Isn't it? ये देखो, ये देखो कहां पे है, इमेज लेफ्ट साइड है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड नेगेटिव, इमेज लेफ्ट साइड नेगेटिव, ईयर इन्वर्टेड है नेगेटिव, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड नेगेटिव, इमेज लेफ्ट साइड नेगेटिव, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव। इसमें देखो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड, इमेज लेफ्ट साइड नेगेटिव, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड, इमेज लेफ्ट साइड दोनों की दोनों नेगेटिव, फोकल लेंथ भी नेगेटिव। ये देखो नेगेटिव, इमेज इनफाइनाइट पे नेगेटिव। ये देखो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड नेगेटिव, इमेज राइट साइड पॉजिटिव, स्पेशल केस। आई बात समझ? ऑब्जेक्ट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, एच डैश नेगेटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हाइट नेगेटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हाइट नेगेटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हाइट नेगेटिव, बिलो नेगेटिव, अबव पॉजिटिव, स्पेशल केस। आई बात समझ? ठीक है, इस चीज में किसी को डाउट? चलो मूविंग फर्दर, ये चीज चेक करो। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड, ये गलत है भाई, ये है, आई डोंट नो ये कैसे है, पर इसकी इमेज यही बननी चाहिए, ये गलत है। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है नेगेटिव, मैंने बोला तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड, तो ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव। इमेज राइट साइड है,
पॉजिटिव, V पॉजिटिव, यानी कि इसका क्या हो जाएगा कि सर इसका U हो जाएगा नेगेटिव, V हो जाएगा पॉजिटिव, H होगा पॉजिटिव, FB होगा पॉजिटिव और H डैश क्या होगा, ये देखो इमेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यानी कि सर इसका ये भी होगा पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव, isn't it? आई बात समझ में? ये काफी हेक्टिक होगा, सिंपल दिमाग में याद रखो, लेफ्ट साइड जा रहा हूं नेगेटिव है, राइट साइड जा रहा हूं पॉजिटिव है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, बात खत्म, खत्म बात। लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, बात खत्म, इतनी सी बात है। आई बात समझ में? चलो, साइन कन्वेंशन यही था, इसलिए इसमें इतनी टेंशन होती सर साइन कन्वेंशन कैसे करे कैसे करे, इतनी सी बात है बस, लेफ्ट नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, खत्म साइन कन्वेंशन, ये साइन कन्वेंशन से। चलो मिरर फॉर्मूला, अब तो सर बच्चे को पता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, रखोगे कैसे सर, साइन कन्वेंशन हमें आ चुकी है, isn't it? साइन कन्वेंशन हमें आ चुकी है, हमें पता है लेफ्ट साइड होगा तो नेगेटिव रख देंगे, राइट साइड होगा तो पॉजिटिव रख देंगे, क्लियर बात है। इसमें एक ये चीज है मैग्निफिकेशन, सर मैग्निफिकेशन क्या चीज है, व्हाट इज अ मैग्निफिकेशन? मेरी बात सुनो, हमने ये किया था कि भाई अगर मैं केस बनाऊं, ये मेरा f हो जाएगा, ये मेरा c हो जाएगा। अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहां रखा था, एक लाइट रे इसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे कहां से जाएगी सर, फोकस से जाएगी, वेरी गुड। एक ऐसी लाइन जिसने एंगल I बनाया, वो एंगल R बना के सर निकल जाएगी, और ये दोनों कहां मिले, ये दोनों सर यहां मिले। अगर मैं ये चीज देखूं, ऑब्जेक्ट की हाइट कुछ है, इमेज की हाइट कुछ है, तो ये जो रेशो है कि मेरे ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी वो कितने टाइम्स मैग्नीफाई हो गई। बोलते हैं ना, कोई चीज अगर बहुत छोटी है उसके आगे मैं मैग्नीफाई ग्लास लगाऊंगा, यानी कि मैग्नीफाई ग्लास लगाने के बाद वो चीज मुझे बड़ी दिखने लगेगी, यानी कि वो क्या करेगी, वो असल में ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उससे बड़ा चढ़ाकर बताएगी। यानी कि बोलते हैं ना, जैसे आजकल वो जो गेम्स बड़े चल रहे हैं ना, कि भाई पबजी वगैरह जो है कि इसमें 7x का जूम है, इसमें 10x का जूम, वो 10x क्या है कि वो 10 टाइम्स ऑब्जेक्ट को मेरे पास ले आएगी, वो 7 टाइम्स ऑब्जेक्ट को मेरे पास ले आएगी। सेम चीज मैग्निफिकेशन में है, अगर मैग्निफिकेशन 2x है यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज दुगना हो गया, यानी कि अगर मेरी ऑब्जेक्ट जो है वो लेट से 5 सेंटीमीटर की थी तो मेरी इमेज 10 सेंटीमीटर की होगी। मेरी मैग्निफिकेशन 8 टाइम्स है, तो ये अगर 5 है तो ये 40 हो जाएगा, 5 टाइम्स। कितने टाइम्स मेरी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, या जो मेरी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कितने टाइम्स बड़ी होकर मुझे दिखी। ऑब्जेक्ट कितनी सा था, 1 सेंटीमीटर का, इमेज 12 सेंटीमीटर की, 12 टाइम्स मैग्नीफाई। आई बात समझ? कितने टाइम्स ऑब्जेक्ट की हाइट को बढ़ाया गया है, वो चीज मैग्निफिकेशन है। यानी कि इट इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट, यानी कि मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट, isn't it? इसी का एक फॉर्मूला और भी है, -v/u, यानी कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या, h'/h इज इक्वल्स टू -v/u। ये मेरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है बात? ये फॉर्मूला क्लियर है, और ये होगा किस चीज के लिए, मिरर्स के लिए। मैग्निफिकेशन आई बात समझ में? पक्का? एक क्वेश्चन के साथ खत्म करते हैं रिफ्लेक्शन के पार्ट को, और देन विल मूव टुवर्ड्स माय रिफ्रैक्शन पार्ट। तो क्वेश्चन क्या है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस एन रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। एक सेकंड भाई, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज, ओके, ऑफ एन ऑब्जेक्ट
प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ये क्वेश्चन सुन के काफी बच्चों का दिमाग घूम गया होगा कि सर ये क्या है, इसमें यही नहीं पता चल रहा कि इमेज का डिस्टेंस कौन सा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कौन सा है। इजंट इट? ध्यान से देखो क्वेश्चन को ना, अगर क्वेश्चन को कभी अटक जाओ ना, उसे बार बार पढ़ा करो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। अगर क्वेश्चन है उसका आंसर उसी क्वेश्चन में है। रूल नंबर 1, कब ये लगे ना कि हम तो कुछ फंस से गए, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो। अगर परेशानी है, परेशानी में ही उसका हल है, इसे पढ़ो एक बार, फिर सॉल्व करेंगे। उसने क्या बोला, सबसे पहली बात लिख लो हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास ये चीज है सर, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर सुनते दिमाग में घंटी बजी सर, 6 केस, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। प्रोड्यूसेस रियल इमेज, रियल इमेज है यानी कि 6th केस नहीं है, उसमें वर्चुअल इमेज थी, ठीक है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ऑब्जेक्ट कितने पे है सर, ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर पे, और तो जो ये प्रोड्यूस एन रियल इमेज की बात हो रही थी ना, ये है 40 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट कितने पे है 20 सेंटीमीटर, इमेज कितने पे है 40 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। कुछ है नहीं क्वेश्चन में। ये देखो हमें पता चला रियल एंड इन्वर्टेड है, यानी कि कैसा है, नॉर्मल साइज केस है, यानी कि इमेज भी लेफ्ट साइड में नहीं, उन 5 केस में से एक केस है। यानी कि यू कैसा है सर, वो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंस नेगेटिव। हमें पता चला कि सर इमेज भी तो लेफ्ट साइड है, तो इमेज भी कितनी हो जाएगी -40 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ क्या, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, इजंट इट? तो यानी कि 1/f इज इक्वल्स टू -1/40 प्लस -1/20, and this will comes out to be -1/40 -1/20. LCM will be 40 -1 -2, which will comes out to be -3/40 सेंटीमीटर। यानी कि मेरी जो फोकल लेंथ है सर वो है -40/3 सेंटीमीटर। और इसमें what will this minus indicates, sir this minus will indicates that my focal length will also be at the left side. अगर पॉजिटिव आती सर मामला गड़बड़ था, आपने बोला था कि जिस साइड इमेज होगी उसी साइड फोकल लेंथ होगी, इमेज नेगेटिव, वो भी तो नेगेटिव आ गई, isn't it? ये चेक्स एंड प्रोसीजर्स है। अगर मैं चेक करूं कि मेरा आंसर ठीक आया कि नहीं आया, सर इमेज नेगेटिव वो भी नेगेटिव, खल्लास, अपना आंसर बिल्कुल ठीक है। आई बात समझ? पक्का? तो रिफ्लेक्शन में इतना ही है, रिफ्लेक्शन में इतना ही है, बस आप लोगों को न्यूमेरिकल ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ये सारा का सारा पोर्शन आएगा, पर एक 3 नंबर का न्यूमेरिकल फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता। न्यूमेरिकल्स को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। हम भी सीबीएसई की पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे अपकमिंग सीरीज में, ठीक है। रिफ्लेक्शन में इतना ही है। अब हम बात करेंगे किस चीज की, रिफ्रैक्शन की। बात है कि रिफ्रैक्शन क्या होगा सर। ठीक है, रिफ्लेक्शन तो आपने बोल दिया कि अगर कोई प्लेन मिरर है, एक लाइट रे आएगी, पॉजिटिव सरफेस में लेगा, स्ट्राइक करके वापस इसी मीडियम में आ जाएगी, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अब ये क्या चीज है रिफ्रैक्शन? सर हमें सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में ही डाउट हो गया। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पेपर में जरा ध्यान से पढ़ना, रिफ्लेक्शन पूछा गया है या रिफ्रैक्शन पूछा गया है। आई बात समझ? चीजें लगभग सेम होंगी, तो थोड़ा सा ध्यान देकर चीजों को समझना। रिफ्रैक्शन क्या है? व्हेन अ लाइट रे फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स द सेकंड मीडियम, इट विल डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ विद चेंज्ड वेलोसिटी। सुनो मेरी बात क्या है, मान लो यहां पे ये मेरी एयर है और यहां पे ये मेरा वोटर है, ठीक है। एक एयर है, एक मेरा वोटर है। यहां से मेरी लाइट रे आई, यहां से
मेरी लाइट रे आई, अब ये लाइट रे अपना मीडियम चेंज करेगी और एयर से वाटर में जाएगी, इजंट इट। अब मेरी बात सुनो, ये नॉर्मल हमने रिफ्लेक्शन में भी नॉर्मल बनाया था। अगर यहां पे वाटर ना होता तो लाइट रे कैसे चली जाती? कि सर लाइट रे चली जाती बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट, इजंट इट। पर अब क्या हुआ, मीडियम चेंज हो गया। तो जब भी लाइट रे किसी एक मीडियम को छोड़ के दूसरे मीडियम में आएगी, वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। वो या तो नॉर्मल की तरफ मूव करेगी या नॉर्मल से दूर मूव करेगी, पर वो अपने रास्ते से भटक जाएगी। आइदर इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल और इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कुछ तो केस होगा, पर इसमें तो वो नहीं रहेगी, ये बात तो क्लियर होगी। प्लस उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। अगर मान लो यहां पे उसकी वेलोसिटी है सॉरी 2 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, यहां कुछ हो जाएगी लेट्स से 1.7 मीटर या इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैंने कोई मान लिया, एग्जैक्ट नहीं है, ये बस मैंने माने हैं। तो यानी कि जैसे ही सनलाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई, लाइट अपने पाथ से डेविएट हो गई, प्लस उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो गई। इस चीज का नाम है मेरा रिफ्रैक्शन। क्लियर बात? रिफ्लेक्शन क्या थी? लाइट रे आएगी, यहां पे टकराएगी और वापस चली जाएगी इन द सेम मीडियम। पर क्या हो, अगर लाइट रे आए, उसका मीडियम चेंज हो और लाइट रे अपने पाथ से डेविएट हो जाए, उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाए। जैसे कि मेरे इस डायग्राम में है। इस डायग्राम में क्या है, अगर मैं ध्यान से देखूं, लाइट रे इस पाथ से आ रही थी। अब अगर यहां पे ग्लास ना रखा होता तो लाइट रे बिल्कुल ऐसे चली जाती, इजंट इट? शायद विजिबल नहीं है। अगर लाइट रे यहां से आती, इजंट इट, यहां पे कोई मीडियम चेंज ना होता, वो एज इट इज चली जाती। पर देखो, जैसे ही लाइट का मीडियम चेंज हो गया, लाइट अपने पाथ से डेविएट हो गई। अब अगर ये पूरा का पूरा ग्लास होता तो लाइट रे फिर भी ऐसे चली जाती, पर ग्लास से यहां आते वक्त भी तो उसका मीडियम दोबारा चेंज हो गया, तो ये अपने पाथ से दोबारा डेविएट हो गई। आई बात समझ? दिस इज अ ग्लास स्लैब, ये एक ग्लास स्लैब है। आई बात समझ? ये चीज है रिफ्रैक्शन, द डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ व्हेन देयर विल बी अ चेंज इन मीडियम, व्हाट इट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। उसका नाम रिफ्रैक्शन होगा, अपने पाथ से भटक जाना विद चेंज्ड वेलोसिटी। आई बात समझ? ठीक है। अब देखो आगे है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कि मेरे रिफ्रैक्शन के लॉज क्या होंगे? हमने रिफ्लेक्शन के पढ़ लिए सर, ठीक है। रिफ्रैक्शन के क्या होंगे? पहला तो दोनों का सेम है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट विल लाई इन द सेम प्लेन। फर्स्ट लॉ के जैसा है। फर्स्ट लॉ में था इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल विल लाई इन द सेम प्लेन, इजंट इट? सेकंड लॉ इसमें अलग है। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ का दूसरा नाम क्या है? स्नेल्स लॉ। ध्यान रखना, पेपर में सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ना पूछ करके क्या पूछ लेगा? स्नेल्स लॉ पूछ लेगा। स्नेल्स लॉ क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर टू गिवन मीडिया। यानी कि क्या चक्कर है? ये देखो, ये मेरा कोई भी सरफेस है, यहां पे अगर कोई लेट से ये मीडियम एयर है, ये मीडियम वाटर है, लाइट रे यहां से आएगी, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। अब अगर मीडियम चेंज हुआ तो इसे जाना तो ऐसे चाहिए था, पर ये ऐसे जाएगी नहीं, अपने पाथ से डेविएट होगी लेट से यहां पे। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन के जैसे एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर तो है नहीं, क्लियर बात है।
तो यानी कि क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री में हमने साइन पढ़े हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, ये बराबर होगा एक कांस्टेंट के। इस कांस्टेंट का नाम क्या है, इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। मान लो मैंने ये चीज इंडिया में करके देखी और साइन आई बाय साइन आर निकाल लिया, ठीक है। इसी सेटअप को लेके मैं जर्मनी चला गया, सेम चीज करके देखी, अब मेरे को म्यू की वैल्यू आई। मैं इसे लेके चांद पे चला गया, सेम चीज करके देखी, म्यू की वैल्यू नोट की। सेम चीज लेके मैं सैटर्न पे चला गया, करके देखी, म्यू की वैल्यू नोट कर ली। मैं सूरज के अंदर बैठ के ये चीज करने लगा, म्यू की वैल्यू नोट की होगी। तो ये जितनी भी मेरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थे, सारे के सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। यानी कि साइन आई बाय साइन आर, अगर मैं एयर और वाटर के लिए एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखूं, तो चाहे यहां पे हो, ताजमहल पे हो, दूसरे देश में हो, जर्मनी में हो, दूसरे प्लेनेट पे हो, दूसरी गैलेक्सी पे हो, सारी जगह साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट है। आई बात समझ? इस चीज का नाम है स्नेल्स लॉ, और यह है मेरा रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ। साइन आई बाय साइन आर किसी एक एंगल के इक्वल होंगे, किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगे, और उसी कांस्टेंट का नाम क्या हो जाएगा मेरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई बात समझ? पक्का? इस चीज में किसी को डाउट? चलो अब मेरी बात सुनो। मेरे पास दो तरह के मीडियम होंगे, एक होगा रेयर मीडियम, एक होगा डेंसर मीडियम, ठीक है। मैं क्या बता रहा था कि लाइट रे अगर अपने पाथ से डेविएट होगी तो उसके दो तरीके थे, या तो वो क्या करे, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाए, या वो नॉर्मल से दूर बेंड हो जाए, इजंट इट? अब जो मेरे सामने दो चीज लिखी है, एक है रेयर मीडियम, एक है डेंसर मीडियम। सर अब ये क्या बनाए हैं रेयर मीडियम डेंसर मीडियम? जिस मीडियम में पार्टिकल्स कम होंगे वो होगा रेयर मीडियम, जिस मीडियम में पार्टिकल ज्यादा होंगे वो क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम अकेला कोई मीडियम नहीं है। मैं बात करूं एयर, सर एयर क्या, एयर रेयर है डेंसर है, वो कुछ भी नहीं है। ये कंपैरेटिव टर्म्स है। जैसे मैं बोलूं कि मेरा वेट 70 किलोग्राम है और मेरा वेट कम है या ज्यादा है, इट डजंट मेक एनी सेंस। मैं किसी ना किसी चीज की कंपैरिजन में तो करूंगा। मैं 70 किलोग्राम का हूं, मेरे साथ में एक इंसान है जो 50 का है, तो मेरा वेट ज्यादा है। मेरे इस साइड एक इंसान खड़ा है जिसका 100 किलोग्राम वेट है, तो मेरा वेट कम है। वेट तो मेरा 70 है, एक केस में मेरा वेट कम था, एक केस में मेरा वेट ज्यादा है, यानी कि ये कंपैरेटिव टर्म्स है। सेम चीज रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम के साथ होगी। बात क्या है, अगर दो मीडियम्स हैं, मैं बात करूं वैक्यूम की और वाटर की, तो वैक्यूम और वाटर के केस में क्या है, सर वैक्यूम में तो एक भी पार्टिकल नहीं है, वाटर में कुछ पार्टिकल्स हैं, तो यानी कि वैक्यूम मेरा रेयर मीडियम हो गया, वाटर मेरा डेंसर मीडियम हो गया। मैं अगर बात करूं वाटर और डायमंड के केस में, अब सर वाटर के पार्टिकल डायमंड के रेस्पेक्ट में कम है, तो यानी कि वाटर मेरा रेयर है और डायमंड मेरा डेंसर है। देखो एक जगह वाटर डेंसर है, एक जगह वाटर मेरा क्या है, रेयर है। आई बात समझ? तो रेयर एंड डेंसर वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वो मेरी रिलेटिव टर्म्स होंगी, वो मेरी रिलेटिव टर्म्स होंगी। आई बात समझ? अब मेरी बात सुनो, जो मेन चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर मेरी लाइट रे किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ गई, यानी कि क्या चक्कर होगा, अगर मेरी लाइट रे
ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ गई। अगर कोई मीडियम ना होता तो कहानियां क्या होती कि सर ये तो बिना डेविएट हुए निकल जाती, इजंट इट। पर अब अगर ये रेयर से डेंसर की तरफ गई है तो पहली बात तो क्या होगी कि वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। आई बात समझ? नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होंगी। और मान लो इसमें है वेलोसिटी ए, ये है वेलोसिटी इन बी, तो वेलोसिटी इन बी मीडियम कम हो जाएगी एज रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी इन ए मीडियम। यानी कि इस मीडियम में वेलोसिटी कम हो जाएगी और इस मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा थी। यानी कि अगर मेरी जो लाइट रे है वो वैक्यूम से वाटर में आई तो पहली बात तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगी, दूसरी बात उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। अरे क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, दिस ब्ला ब्ला। क्यों? क्योंकि वैक्यूम तो रेयर है ना। जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे उसकी स्पीड भी तो कम होगी। वैक्यूम एब्सोल्यूट वैक्यूम में कोई पार्टिकल है ही नहीं, सबसे रेयरेस्ट है, तो उसमें वेलोसिटी ऑफ एयर भी तो मैक्सिमम होगी। आई बात समझ? पक्का? तो यानी कि अगर कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ गई है तो एक तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगी और दूसरी बात क्या होगी, उसकी जो वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। एंड वाइसा वर्सा क्या होगा? वाइसा वर्सा क्या होगा, अगर मेरी कोई लाइट रे रेयर मीडियम से सॉरी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ गई, क्या होगा, मेरी कोई लाइट रे अगर डेंसर मीडियम से, मान लो अब ये डेंसर मीडियम है और ये मेरा रेयर मीडियम है, यानी कि अब मैं बोल दूं अब मेरी लाइट रे पानी से वैक्यूम में गई, उस वाली कंडीशन में क्या था, वैक्यूम से पानी में, यहां वैक्यूम से पानी में, सॉरी पानी से वैक्यूम में, तो यानी कि यह है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या होगा, अगर यहां पे कोई चेंज इन मीडियम ना होता तो मेरी लाइट रे ऐसे की ऐसे निकल जाती, कोई चेंज ही नहीं होता। अब अगर मीडियम का चेंज हुआ है तो अब ये नॉर्मल से दूर बेंड होगी, यानी कि अगर मेरी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गई है तो वो नॉर्मल से दूर बेंड होगी, वो नॉर्मल से दूर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। और इस वाले केस में वेलोसिटी भी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वेलोसिटी इन ए। तो ये एक नॉर्मल सा कंपैरिजन है मेरे सामने। अगर लाइट रे रेयर टू डेंसर गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, वेलोसिटी कम हो गई। वाइसा वर्सा, अगर डेंसर टू रेयर गई, नॉर्मल से दूर बेंड हुई और उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो गई। आई बात समझ? पक्का? इस चीज में किसी को डाउट? चलो नाउ मूविंग फर्दर। अब सर मेरे पास लेंस क्या चीज है? रिफ्रैक्शन तो आपने बता दिया कि द बेंडिंग ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या ऐसी सारी चीजें कि अभी लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, एक्स वाई जेड कुछ भी कहानियां। पर ये लेंस क्या चीज है? हमें मिरर याद है, व्हाट इज अ मिरर? सर मिरर था वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो मेरा रेस्पॉन्सिबल था रिफ्लेक्शन के लिए। तो लेंस बेटा जी वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा जो क्या होगा, जो रेस्पॉन्सिबल होगा रिफ्रैक्शन के लिए। मिरर रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? रिफ्लेक्शन के लिए। और मेरा जो लेंस है वो रेस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? रिफ्रैक्शन के लिए। आई बात समझ? मिरर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्शन, लेंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्रैक्शन। आई बात समझ? अभी देखो, लेंस इज एन ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइस दैट रिफ्रैक्ट्स लाइट टू कन्वर्ज और डाइवर्ज इट। आई बात समझ? अब लेंस भी मेरे दो तरह के होंगे, एक तो होगा कॉनकेव लेंस और एक क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस। अब सर ये क्या कहानियां हैं?
मेरी बात सुनो, हमें कॉनकेव मिरर पता है, ये मिरर कौन सा है, ये मिरर कौन सा है, कोई भी मिरर नहीं, क्योंकि सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, पहले से पॉलिश तो करो। अगर ये पॉलिश किया गया, अब ये कॉनकेव मिरर है, यानी कि कॉनकेव मिरर में मुझे केव लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, तो कॉनकेव लेंस में भी तो केव लाइक स्ट्रक्चर ही दिखेंगे। ये देखो, जैसे ही मेरी लाइट रे आई उसे केव लाइक स्ट्रक्चर्स दिखे, लाइट रे अगर आई उसे केव लाइक स्ट्रक्चर्स दिखे, ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव। आई बात समझ। कॉन्वेक्स क्या होगा सर, कॉन्वेक्स मिरर तो हमें याद है, अगर लाइट रे आएगी उसे कुछ बल्ज आउट सरफेस महसूस होगा जिसका हमने हंसी खुशी नाम रख दिया था कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस भी तो क्या हो जाएगा, ये देखो, लाइट रे आएगी और उसे क्या दिखेगा, उसे बल्ज आउट एरिया महसूस होगा, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। आई बात समझ। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। आई बात समझ। बस इसमें याद क्या रखना है हमें, वो ये रखना है, कॉनकेव लेंस मेरा कैसा है, कॉनकेव लेंस मेरा डाइवर्जिंग है और कॉन्वेक्स लेंस मेरा क्या है, कन्वर्जिंग है। बट सर कॉनकेव मिरर तो कन्वर्जिंग था ना, तो इसे यही लिख लो, कॉनकेव मिरर अगर मुझे दिखा तो यानी कि कन्वर्जिंग है, बट कॉनकेव लेंस अगर दिखा तो वो डाइवर्जिंग है। आई बात समझ। कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स मिरर ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग। यानी कि इसके अगर 6 केस थे और इसके अगर 2 केस थे, तो सर डाइवर्जिंग के 2 केस होंगे, कन्वर्जिंग के 6 केस होंगे। जो कहानियां इसकी थी वो कहानियां ये दोहराएगा और जो कहानियां इसकी थी वो कहानियां ये दोहराएगा। आई बात समझ। जितने भी सारे केस थे, जितने भी सारे इमेज फॉर्मेशन की पॉइंट टेबल्स थी और जितने भी उसके शॉर्टकट्स थे, कॉनकेव मिरर के जितने शॉर्टकट्स थे सब कॉन्वेक्स मिरर देखेगा, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस देखेगा। और जितनी भी कॉन्वेक्स मिरर की कहानियां थी उसे कौन देखेगा, कॉनकेव लेंस देखेगा। आई बात समझ। अब यहां पे क्रिस क्रॉस हो गए, यहां पे चीजें बदल गई, कॉन्वेक्स मिरर के सारे काम कॉनकेव लेंस करेगा और कॉनकेव मिरर के सारे काम कौन करेगा, कॉनकेव लेंस करेगा। आई बात समझ। कंफ्यूजिंग है इसलिए क्रिस क्रॉस किया है। कॉनकेव लेंस इज इक्वल्स टू कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल्स टू कॉनकेव मिरर। आई बात समझ। थोड़ा सा इस वीडियो को बेशक 10 बार रिपीट करके, पर इस लाइन का मतलब समझो। लाइन का मतलब क्या है, कॉनकेव मिरर इज इक्वल्स टू कॉन्वेक्स लेंस। सारी कहानियां बदल जाएंगी। कॉन्वेक्स मिरर इज इक्वल्स टू कॉनकेव लेंस। जिसने ये बात समझ ली उसने आधा रिफ्रैक्शन खत्म कर दिया। आई बात समझ। पक्का। चलो नाउ मूविंग फर्दर, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स। इमेज फॉर्मेशन के रूल्स आई होप स्क्रीन पे क्लियर होंगे। हां क्लियर है। चलो अब सन्ना, जो हमने वो ट्रिक बनाई थी वो ट्रिक यहां भी अप्लाई करेंगे। याद करो कॉनकेव मिरर के 6 केस जो नोटबुक में अगर हैं तो उसे ओपन कर लो। ये देखो उसका पहला केस क्या था
कि सर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज मेरी फोकस पे है। ये देखो, ऑब्जेक्ट अगर मेरा इनफाइनाइट पे है तो मेरी इमेज कहां होगी? फोकस पे, इजंट इट? नेचर भी, साइज भी डिट्टो द सेम, डिट्टो द सेम। ऑब्जेक्ट अगर मेरा क्या है? बिटवीन सेंटर है तो इमेज कहां पे थी? सॉरी, ऑब्जेक्ट अगर मेरा बियॉन्ड सेंटर है तो मेरी इमेज कहां थी? बिटवीन सी एंड एफ। अरे ये बात भूल गए, ये गड़बड़ मत करो। अगर ऐसे गड़बड़ करोगे तो कैसे चलेगा काम भाई? याद है फर्स्ट कहां था सर? इनफाइनाइट पे। सेकंड कहां था सर? बियॉन्ड सी। थर्ड यहां पे था, फोर्थ यहां पे था, फिफ्थ यहां पे था। 1 और 5 की जोड़ी थी। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, इमेज मेरी फोकस पे होगी। ये देखो, इमेज ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है, ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो इमेज फोकस पे है। ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो इमेज मेरी फोकस पे है। ऑब्जेक्ट एक कदम आगे बियॉन्ड सी, इमेज एक कदम पीछे बिटवीन सी एंड एफ। याद आई? ऑब्जेक्ट एक कदम आगे आ गया, कहां पे? बियॉन्ड सी, तो इमेज भी तो एक कदम पीछे चली जाएगी बिटवीन सी एंड एफ, इजंट इट? फिर सर मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो एक कदम आगे आया था 3 पे, तो इमेज भी तो 4 से 3 पे चली जाएगी। तो यानी कि ऑब्जेक्ट मेरा क्या हुआ? एक कदम और आगे सेंटर पे आ गया, तो इमेज भी तो मेरी एक कदम पीछे सेंटर पे चली जाएगी, इजंट इट? फिर सर फोर्थ केस था कि ऑब्जेक्ट मेरा एक कदम आगे 4 पे, इमेज मेरी एक कदम पीछे 2 पे। ये देखो, ऑब्जेक्ट मेरा फिर एक कदम आके बिटवीन एफ एंड सी, इमेज एक कदम पीछे कहां चलेगी? बियॉन्ड F2, इजंट इट? फिर क्या हो रहा था? ऑब्जेक्ट मेरा एक कदम आगे कूद के 5 पे, तो इमेज भी मेरे क्या होगी? एक कदम आगे कूद के अगर ये 5 पे, तो इमेज भी तो एक कदम पीछे इनफाइनाइट पे चली जाएगी। सिक्स्थ एज यूजुअल स्पेशल केस। तो यानी कि इनकी जो ऑब्जेक्ट, इनकी जो इमेज की जो टेबल है, इमेज फॉर्मेट जो टेबल है, डिट्टो द सेम। इसलिए मैंने बोला था कॉनकेव मिरर इज इक्वल्स टू कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव मिरर की सारी कहानियां इसने फॉलो करी है। अगर मैं इसके लिए वही ट्रिक बनाऊं, अगर मैं इसके लिए वही ट्रिक अगर मैं बनाऊं तो क्या हो जाएगा? ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये मेरा फोकस 1, ये मेरा ट्वाइस ऑफ फोकस, जिसे मैं सेंटर बोल दूं, ये मेरा क्या हो जाएगा? F2, और ये मेरा क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ F2। ट्वाइस ऑफ F2 को मैं सेंटर भी बोलता हूं, F इक्वल्स टू R/2। ये रिलेशन ध्यान है। तो अगर मेरी जो इमेज है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट है, तो मेरी इमेज भी कहां हो जाएगी? तो मेरी इमेज यहां हो जाएगी। देखो यहां भी मार्किंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5। इनफाइनाइट 1 था, इनफाइनाइट 1 है, 2 यहां पे, 3 यहां पे, 4 यहां पे, 5 यहां पे। ऑब्जेक्ट मेरा एक कदम आगे आया तो इमेज मेरी एक कदम पीछे चली गई, isn't it? फिर मेरा ऑब्जेक्ट छलांग मार के एक कदम और आगे 3 पे, इमेज मेरी एक कदम पीछे 3 पे। ऑब्जेक्ट मेरा एक कदम आगे 4 पे, इमेज मेरी एक कदम पीछे 2 पे। ऑब्जेक्ट मेरा आगे एक कदम 5 पे, इमेज मेरी एक कदम पीछे इनफाइनाइट यानी कि 1 पे। सिक्स्थ इज द स्पेशल केस, isn't it? हो गया रिलेट? सेम चीज थी, 1 5 2 4 3 3 4 2 1 5। सेम चीज इसमें है, सेम चीज इसमें है। आई बात समझ? सेम फॉर द कॉनकेव लेंस, सेम फॉर द कॉनकेव लेंस।
कॉनकेव लेंस क्या था? कॉनकेव लेंस इज इक्वल्स टू कॉन्वेक्स मिरर। जो कहानियां मेरी कॉन्वेक्स मिरर की थी, सेम कहानियां मेरी कॉनकेव लेंस की होंगी। उसके दो केस थे, इसके भी दो केस। उसमें अगर मेरी जो इमेज थी वो इनफाइनाइट पे थी, सॉरी, अगर उसका ऑब्जेक्ट मेरा इनफाइनाइट पे था तो मेरी इमेज कहां पे थी? फोकस पे। ऑब्जेक्ट अगर मेरा इनफाइनाइट पे है तो जो मेरी इमेज कहां है? ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, और पोजीशन कहां पे है? एट फोकस। सेम कहानियां, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, डिट्टो द सेम। अगर मेरा ऑब्जेक्ट नियर टू द मिरर है, बिटवीन इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो इमेज भी तो उसकी इसी एरिया के बीच में थी, सॉरी, उसकी इमेज भी तो इसी एरिया के बीच में रहेंगी। जब मैंने, याद करो मैंने क्या बोला था, इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर द इमेज विल नेवर क्रॉस फोकस, यानी कि फोकस से पीछे कभी भी इमेज नहीं बनेगी। सिमिलरली इस वाले केस में फोकस से पीछे कभी भी इमेज नहीं बन सकती। जो चीज मैंने कॉन्वेक्स मिरर के लिए बोली थी, सब चीज को कॉपी पेस्ट यहां कर दो। जो जो चीज कॉन्वेक्स मिरर के लिए थी, सब की सब चीजों को यहां कॉपी पेस्ट कर दो। एज सिंपल एज दैट। आई बात समझ? पक्का? चलो, अब है मेरा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन हमें पता चल गई थी। जो जो साइन कन्वेंशन वहां थी, सेम साइन कन्वेंशन यहां है, कॉपी पेस्ट चीजें। लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, सारे के सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से। इसलिए मैंने लेंस की और मिरर की एक साथ करवा दी थी। अगर किसी को अब चीजें समझ नहीं हो, वीडियो को रिवाइंड करो और वहां देख के अब चीजें रिलेट करके देखो। आई बात समझ? चलो, लेंस फॉर्मूला क्या? 1/f is equals to 1/v minus 1/u. This is what? लेंस फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन, सर ये बात तो हो चुकी है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू h डैश बाय h। सर एक फॉर्मूला और भी तो था, -v/u। अगर सेम में तो ये कहानियां होंगी? नहीं होंगी। इसमें बस क्या चेंज है कि माइनस नहीं आएगा। आई बात समझ? माइनस वहां आ गया तो माइनस यहां नहीं आएगा। v/u पॉजिटिव होगा, -v/u इसका फॉर्मूला नहीं होगा, v/u इसका फॉर्मूला होगा। आई बात समझ? पक्का? इस चीज में किसी को डाउट? लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। साइन कन्वेंशन सर हम कर चुके हैं, मैग्निफिकेशन हो चुकी है, हमने बात कर ली थी। ठीक है, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यहां से चीजें आएंगी। यहां से पेपर में क्वेश्चन आएगा कि मेरा कॉन्वेक्स लेंस के क्या क्या यूज है। सबसे पहले कि सर मैग्नीफाई ग्लास में यूज होगा टू एनलार्ज स्मॉल ऑब्जेक्ट फॉर बेटर विजिबिलिटी। हमें यह पता है कि सर ये जो पहले जो 5 केस देखो ना सर, इस वाले केस में इमेज सेम साइज की, बड़े साइज की, और इसमें तो बहुत बड़े साइज की, और ये तो है ही एंड साइज, यानी कि इसे मैं मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज कर सकता हूं। आई कैन यूज माई कॉन्वेक्स लेंस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो जो बच्चों की ज्योमेट्री है ना, वो जो ज्योमेट्री जो इतना सा जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, वो असल में कॉन्वेक्स लेंस है। उसे अगर मैं कभी फील करके देखूं तो सेंटर से बल्ज आउट महसूस होगा। अगर किसी के पास तो ज्योमेट्री है, वो जो फ्रंटियर वाली ज्योमेट्री आती है ना, उसमें काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक कंपास, एक डिवाइडर, एक कुछ भी XYZ चीजें, उसमें मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास आएगा। वो कभी नोटिस करना उसे। आई ग्लास फॉर हाइपरमेट्रोपिया, ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया, व्हाट इज मायोपिया, व्हाट इज कैटरेक्ट, व्हाट इज जितने भी सारे जो आईज के रिलेटेड जो डिफेक्ट हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए जिस ग्लास का यूज होगा वो लेंस कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस। अरे दिखता ना, किसी को पास का नहीं दिखता, किसी को दूर का नहीं दिखता, तो उनकी करेक्शन के लिए हम लेंस लगाते हैं कि भाई ये लेंस कितना, वो लेंस कितना, ये कॉनकेव लेंस, किसी के राउंड लेंस होंगे, किसी के ऐसे स्क्वायर रेक्टेंगल लेंस होंगे। तो वो जो लेंस है, अगर किसी को प्रॉब्लम है फार साइटेडनेस की,
अगर किसी को कहते कि मुझे दूर का नहीं दिखता, उस केस में जो लेंस होगा वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो अगर किसी को ये बीमारी है, आजकल जो नॉर्मल बीमारी है कि उसे दूर का नहीं दिखता, पास का दिखेगा, वो अपने लेंस पे जरा हाथ फेर के देखो, सेंटर से जो लेंस होगा वो मुझे बल्ज आउट महसूस होगा। आई बात समझ? तो यानी कि दूसरा यूज कहां हुआ? आई ग्लास फॉर हाइपरमेट्रोपिया। तीसरी चीज क्या है? माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप्स। 12th वालों, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जितने भी मेरे लेंस यूज होंगे सारे के सारे कॉन्वेक्स लेंस होंगे। मैं बात करूंगा टेलीस्कोप की, मैं बात करूंगा माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हर एक चीज में जो लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस होगा। कोई भी ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसमें मैं कॉनकेव लेंस यूज करूंगा। माइक्रोस्कोप हो, टेलीस्कोप हो, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, रिफ्रैक्शन टाइप टेलीस्कोप, सब में कॉन्वेक्स लेंस। आई बात समझ? आखिरी है कैमराज। कैमराज में जो लाइट फोकस करने के लिए जो लेंस होगा उस लेंस का नाम क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के ये 4 यूजेस मुझे ध्यान आए, ठीक है। अगर पेपर में क्वेश्चन आया राइट द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, क्या मैं लिख सकता हूं? बिल्कुल। चलो मूविंग फर्दर, यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के क्या क्या यूज होंगे? सबसे पहले आई ग्लास फॉर मायोपिया, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस में क्या होगा? यह भी सेम है, किसी को दूर का दिखता, किसी को पास का नहीं दिखता। तो ये जो ये जो नियर साइटेडनेस जो है, नियर साइटेडनेस के लिए जिस लेंस का यूज होगा उसका नाम क्या होगा? कॉनकेव लेंस। आई बात समझ? इसे हम अच्छे से स्टडी करेंगे आईज वाले चैप्टर में, जब हम बात करेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, वहां पे हम इसे स्टडी करेंगे। आखिरी चीज है पीप होल इन डोर्स टू क्रिएट अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू अलाउइंग यूजर्स टू सी अ लार्ज एरिया आउटसाइड। और जितने भी जो मेरे डोर्स हैं, डोर्स में कभी किसी नोटिस किया तो एक बिल्कुल माइन्यूट सा एक वो होता है मेरा, एक वहां पे लेंस लगा होगा, डोर के बिल्कुल सेंटर में होगा, जिससे लोग झांक के देखते हैं। अगर कोई बेल बजाएगा तो वो टीवी देखते हैं, वो ऐसे झांक के देखेंगे उस लेंस से। वो लेंस मेरा कौन सा है? वो लेंस है मेरा कॉनकेव लेंस। आई बात समझ? पीप होल्स के लिए ये जो होल्स हैं, इन होल्स का नाम होता है क्या? पीप होल्स। छोटे छोटे जो गेट्स में जो होल्स होंगे, जहां से लोग गेट खोलने से पहले झांक के देखेंगे कि बाहर कोई है, मुझे गेट खोलना या मुझे गेट नहीं खोलना। तो मुझे वाइडर फील्ड ऑफ व्यू चाहिए। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू किस मिरर का था? सर कॉन्वेक्स मिरर का था। और कॉन्वेक्स मिरर इज इक्वल्स टू कॉनकेव लेंस। तो वहां से चीजें कट कॉपी पेस्ट यहां पे। आई बात समझ? तीसरी चीज क्या? बाइनोक्यूलर एंड टेलीस्कोप्स। टेलीस्कोप्स में इसका हम इतना वाइड यूज नहीं करते, पर बाइनोक्यूलर्स में इसका बहुत यूज होगा। दूरबीन, वो जो बच्चे जिस लेंस से खेलते हैं ना, उस कभी बाइनोक्यूलर्स को या दूरबीन को कभी उसके लेंस को मैं महसूस करूं तो मुझे साइड से, मतलब बाहर से मुझे लगेगा कि ये बल्ज आउट है, पर अंदर से मुझे लगेगा कि ये डीप ग्रूव्ड है, अंदर से उनमें केव लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। आई बात समझ? आखिरी चीज क्या है? लेजर डिवाइस। बच्चों के पास जो लेजर्स हैं, उस लेजर्स में जो लेंस लगे हैं वो लेंस कौन से हैं? वो लेंस है मेरे कॉनकेव लेंस। आई बात समझ? तो 4 यूज इसके भी हो गए, 4 यूज कॉन्वेक्स लेंस के भी हो गए। यूज ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर से एक क्वेश्चन 1000% आएगा। ये 16 यूज याद कर लेना 10th वालों। 12th वालों के लिए भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, शायद वो पूछ सकता है, पर 10th वालों माइंड इट, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। आई बात समझ में? चलो नाउ मूविंग फर्दर, आखिरी टॉपिक पावर ऑफ अ लेंस। सर पावर ऑफ अ लेंस क्या चीज है? मेरी बात सुनो, ये एक लेंस है, ठीक है, यहां से लाइट रे आई, इसने लाइट रे को कुछ एक डिस्टेंस पे कन्वर्ज करा दिया, ठीक। ये एक लेंस है। अब यहां से अगर लाइट रे आई, इसने क्या किया कि इसने लाइट रे को बिल्कुल ही पास में कन्वर्ज करा दिया।
यानी कि लेंस की वो पावर कि वो लाइट को कितना जल्दी से जल्दी कन्वर्ज करवा सकता है। इस वाले केस में देखो, इसने सम सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस लिया उसे कन्वर्ज कराने में, इसने बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं लिया कन्वर्ज कराने में। व्हाट डज इट मीन कि सर इसकी पावर ज्यादा है, उसकी पावर कम है, इजंट इट? पावर क्या? पावर ताकत, किसी काम को करने की ताकत। लेंस का क्या काम है? सर लाइट को कन्वर्ज कराना या लाइट को डाइवर्ज कराना। तो वो कितनी दूर तक या वो कितनी जल्दी लाइट को कन्वर्ज करा सकता है, वो पावर होगी उस लेंस की। आई बात समझ? यानी कि पावर ऑफ अ लेंस इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज लाइट एज सून एज पॉसिबल, इजंट इट? पक्का? इसका फॉर्मूला क्या होगा? सर जो पावर है वो इनवर्सली होगी उसकी फोकल लेंथ के, P इज इक्वल्स टू 1/f। यानी कि अगर मेरी जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, इसमें वो क्या है कि मेरी फोकल लेंथ मीटर्स में होनी चाहिए, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? सर इसकी पावर हो जाएगी 1/10/100। अगर मुझे सेंटीमीटर में करना है तो 100/10 इज इक्वल्स टू, सर 10 डायप्टर इसकी पावर है। सबसे पहली बात, पावर ऑफ अ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इट्स फोकल लेंथ। सेकेंड चीज, P इज इक्वल्स टू 1/f। अगर मेरी फोकल लेंथ मीटर्स में है, अगर मेरी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो 100/f इन सेंटीमीटर। यह फॉर्मूला ध्यान रखना। अगर किसी बच्चे को मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है, सर मुझे नहीं पता, उसने फोकल लेंथ तो 10 सेंटीमीटर दे दी, अब ये नहीं पता इसे मल्टीप्लाई बाय 10 करूं, डिवाइड बाय 10 करूं, 10 यहां लिखूं 10 वहां लिखूं। सिंपल से फॉर्मूला याद कर लो। अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो ये फॉर्मूला, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो ये फॉर्मूला 100/f। आई बात समझ? यूनिट क्या होगी सर इसकी? इसकी यूनिट हो जाएगी डायप्टर। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? डायप्टर। आई बात समझ? सो ये मेरा लास्ट टॉपिक था। इसके बाद ऑप्टिक्स में कुछ नहीं बचता, इसके बाद ऑप्टिक्स में कुछ नहीं बचता। हाँ न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, किस लिए? तो बस खाली बेसिक रिवीजन हुई। व्हाट अबाउट द क्वेश्चन, व्हाट अबाउट द न्यूमेरिकल्स, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो होगी जिसमें हम कवर करेंगे सीबीएसई के PYQs सारे के सारे, चाहे वो थ्योरेटिकल हैं चाहे वो प्रैक्टिकल है। आई बात समझ? तो ऑप्टिक्स के इस सीरीज में इतना ही, बाकी करेंगे। अब आएंगे एक नेक्स्ट कोई आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी लेके आएंगे और इलेक्ट्रिसिटी को सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। सो टिल देन बाय।